सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। महान वैश्य सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म अश्विन शुक्ल 10 विजयादशमी संवत 1558 अर्थात 1501 ईस्वी को राजस्थान के अलवर जिले के मछेरी देवली सजरी नामक गांव में रायपूरन दास के यहाँ हुआ था। रायपूरन दास जाति के धूसर वैश्य थे और धर्म कर्म में उनकी बड़ी आस्था थी। बाद में वे मछेरी छोड़कर मेवात, वर्तमान में हरियाणा के रेवाड़ी कस्बे के पाशर्व में बसे कुतुबपुर अब हेमू नगर में आ बसे। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। युवावस्था में हेमू भी अपने पिता की भांति व्यवसाय करने लगे। उन्हें शेरशाह सूरी की सेना को खाद्यान्न व उनकी तोपों हेतु सोरे की आपूर्ति का सुयोग मिला। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त कर उसे काबुल लौटने के लिए बाध्य किया। 1548 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह उत्तर भारत का सम्राट बना। उसने हेमू की योग्यता व प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें अपना व्यक्तिगत सलाहकार नियुक्त किया। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात अफगान सरदारों ने उसके पुत्र फिरोज शाह को ग्वालियर के सिंहासन पर बैठाया। उस समय फिरोज शाह की अवस्था मात्र 12 वर्ष की थी। वह 30 दिन भी शासन न कर पाया था कि शेर शाह के भाई निजाम खां सूर का पुत्र मुवारिज खां युवक सम्राट की हत्या करके स्वयं अफगान शासन बन बैठा। उसने स्वयं को आदिल शाह कहलवाना प्रारंभ कर दिया। वह एक विलासी शासक था और सदैव राग रंग में डूबा रहता था। फिरोज शाह की हत्या के कारण उसके साम्राज्य में अनेक स्थानों पर अफगान सामंतों ने विद्रोह कर दिया। अतः नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने हेमू को अपना वजीर एवं प्रधान सेनापति नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए हेमू ने विद्रोह को कुचलने हेतु 22 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में उनको निर्णायक सफलता मिली। उन्होंने मुगलों को दिल्ली और आगरा से खदेड़कर दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया तथा स्वयं को एक स्वतंत्र हिंदू सम्राट घोषित किया। इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहकर उनके अप्रतिम शौर्य को गौरव गरिमा से अलंकृत किया है। दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ होने के पश्चात उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर साम्राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए नए अधिकारियों और मुकद्दसों की नियुक्ति की गई। अनेक स्थानों पर एक साथ दो अधिकारियों की नियुक्ति की गई जिनमें एक हिंदू अधिकारी होता था। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर केवल 29 दिन ही शासन कर सके कि उन्हें अकबर के संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के दिल्ली की ओर बढ़ने की सूचना मिली। इस सूचना के मिलते ही हेमू ने अपने तोपखानों को आगे भेजा, लेकिन कुछ विश्वासघातियों के कारण बैरम खां ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। हेमू को यह सूचना मिली, लेकिन फिर भी एक विशाल सेना के साथ वे पानीपत के मैदान की ओर बढ़े। यह सेना मुगल सेना से काफ़ी बड़ी व शक्तिशाली थी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू तथा मुगलों की सेना पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने आकर डट गई। हेमू की सेना के प्रधान अंग थे उसके 1500 दैत्याकार हाथी। इसके अतिरिक्त 30,000 राजपूत और अफगान घुड़सवार भी उसकी सेना में थे। हेमू का भांजा रमैया भी प्रधान सेनापति के रूप में उनके साथ था। मुगल सेना में 10,000 घुड़सवार थे, लेकिन एक शक्तिशाली तोपखाना भी उनके साथ था जो अली कुली के नियंत्रण में था। 13 वर्ष का अकबर बैरम खां के साथ पानीपत से 5 किलोमीटर पीछे भागने के लिए तैयार खड़ा था कि जैसे ही मुगल सेना हारती है वह भारत छोड़कर अपने संरक्षक के साथ अफगानिस्तान वापस भाग जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि मुगलों को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था। युद्ध आरंभ हुआ और हेमू अपने भयंकर हाथी सेना से मुगल सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने मुगल सेना के दोनों पार्श्व ध्वस्त कर दिए और मध्यवर्ती पार्श्व पर निर्णायक आक्रमण किया, किंतु सामने गहरी खाई आ जाने के कारण उसकी सेना आगे न बढ़ सकी। अली कुली खान ने इस स्थिति का लाभ उठाकर हेमू की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया। फिर भी हेमू का आगे बढ़ना जारी रहा। यद्यपि मुगल सेना लड़ रही थी, तथापि हेमू की विजय प्राय निश्चित सी लगने लगी। इसी बीच मुगलों ने अंतिम लड़ाई हेतु उन्मत्त होकर भालों, बर्छों और तोपों से ऐसा हमला किया कि हेमू की हाथियों की सेना भड़क कर अनियंत्रित हो गई और हाथी मुड़कर पीछे भागने लगे। इस पर हेमू की सेना में
हड़बड़ी से फैल गई। फिर भी हेमू हवाई नामक अपने विशालकाय हाथी पर चढ़ा हुआ अपने 4000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना के मध्य वीरता के साथ युद्ध करता रहा। बस वे जीतने ही वाले थे कि घोड़ों पर सवार मुगल धुरंधरों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उनका शरीर तो कवच से ढका था, बस आंखें भर खुली थी और दुर्योग से एक बाण उनकी आंख में लग गया और मस्तिष्क तक भेदता चला गया। क्षण भर के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मर्मांतक पीड़ा ने उन्हें किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया। विगत 350 वर्षों के तुर्कों के भारत पर किए गए अत्याचार उन्हें याद आने लगे। हमने हिंदू साम्राज्य कायम किया है, हम इसे मिटने नहीं देंगे। और हाथ से आंख में धंसे बाण को खींचकर बाहर निकाल दिया। बाण के साथ पुतली भी बाहर आ गई। इसे रुमाल में लपेटा, आंख पर पट्टी बांधी और गूंज उठी सिंह की दहाड़। आगे बढ़ो, विजय हमारी होगी। किंतु कुछ ही देर में वे बेहोश होकर हाथी के हौदे में गिर गए। उनकी अधिकांश सेना उनके इस घाव को प्राणांतक समझकर भाग खड़ी हुई। इसी अवस्था में शाह कुली मरहम के नेतृत्व में मुगल घुड़सवारों से घिरे हेमू के हाथी को अकबर के सामने लाया गया। लेकिन अभी भी मूर्छित हेमू के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। बैरम खान ने अकबर को अपने हाथ से मारकर गाजी की उपाधि धारण करने का परामर्श दिया। और जैसा कि अहमद यादगार और आरिफ कंधारी ने लिखा है, अकबर ने बैरम खां के परामर्श को मानकर मूर्छित हेमू की गर्दन तलवार से उड़ा दी। हेमू की मृत्यु को विश्वास दिलाने के लिए उनके सिर को काबुल भेज दिया गया। उनके धड़ को दिल्ली में पुराने किले के सामने लटका दिया गया, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनके 80 वर्षीय पिता को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मार दिया गया तथा हेमू के सजातीय दोसर वैश्यों को पूरे क्षेत्र में खोज कर प्रताड़ित किया गया। किसी अन्य शासक ने अपने विरोधी राजा के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जैसा कि अकबर ने हेमू के साथ किया।